नमस्कार। विश्वेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय के हिंदी विभाग से मैं विभा कुमारी क्लासरूम के लिए उपस्थित हूँ और क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें नवलेखन और समकालीन साहित्य पर हमारी चर्चा चल रही थी, जिसके तहत हम लोगों ने नई कविता, समकालीन कविता, नई कहानी, समकालीन कथा साहित्य इत्यादि पर चर्चा हमने की। उसी क्रम में आगे चलते हुए आज हम लोग नए नाटक और समकालीन नाटक को आज देखेंगे, इस पर बातचीत करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। और साहित्य में जब नई कविता और नई कहानी लिखी जा रही थी, उस दौर में जो नाटक लिखे जा रहे थे, ठीक काव्य विधा की ही तरह कुछ विद्वानों ने दोनों को समकालीन नाटक के ही तहत रखना उचित समझा है। जैसा कि कुछ विद्वान नई कविता और समकालीन कविता को एक साथ ही रखना उचित समझते हैं, उसी प्रकार से कुछ विद्वानों ने नए नाटक शब्द को स्वीकार किया। कुछ ने कहा कि समकालीन नाटक के ही तहत इन सब की चर्चा अपेक्षित है। और एक दृष्टि से यह बात सही भी है कि जिसे हम नया नाटक नाम देते हैं, वहाँ जो बोध है, वहाँ जो समाज को लेकर, इतिहास को लेकर, पौराणिक कथाओं को लेकर, आधुनिकता बोध को लेकर और मिथकों के माध्यम से समकालीनता का चित्रण इत्यादि जो विशेषताएं हैं, वो नए नाटक और समकालीन नाटक को समकालीन नाटक की श्रेणी में रखते हैं। यानी जब हमने कविता और कहानी के संदर्भ में समकालीनता की बात की और यह जाना कि समकालीनता का तात्पर्य सिर्फ एक समय विशेष से या एक साथ लिखने वाले लेखकों के बोध से नहीं है, अपितु उस दृष्टि विशेष से है, उस बोध से है, जिस बोध का सूक्ष्म अन्वेषण हमें इन रचनाओं में दिखाई देता है, जो हमें मुख्य रूप से 1960 के बाद दिखाई पड़ती हैं। परंतु इस कड़ी में जो 1944, 45, 46 में भी जो रचनाएं प्राप्त होती हैं, उन्हें भी इस कड़ी के तहत स्वीकार किया जाता है। तो जब हम समकालीन नाटकों की बात करते हैं, तब नाटक जिसमें पूर्णकालिक नाटक हैं और जिसमें एकांकी भी हैं। जब हम लोग प्रसाद के नाटकों की बात कर रहे थे, तब हमने जाना था कि प्रसाद की जो एकांकी है, एक घूंट, उसे हिंदी साहित्य का प्रथम एकांकी माना जाता है। और आगे चल कर के विशेष रूप से जब हम समकालीन नाटकों के दौर में आते हैं, तो वहाँ पर पूर्णकालिक नाटक के साथ साथ एकांकी नाटकों की प्रचुर मात्रा हमें प्राप्त होती है, और जिसमें मुख्य रूप से राम कुमार वर्मा का नाम आता है, भुवनेश्वर का नाम आता है, उपेंद्र नाथ अश्क का नाम आता है। अनेक नाटककार हैं जिन्होंने पूर्णकालिक नाटकों के साथ साथ एकांकी नाटकों की रचना की। और ये एकांकी नाटक न तो प्रभाव में पूर्णकालिक नाटक से कम है और न ही शिल्पगत विशेषता के माध्यम से। तो ये जो समकालीन नाटक हैं, जिनमें हम नए नाटक को भी सम्मिलित करते हैं, या हम जिसका दायरा 1940 के बाद के समस्त नाटकों को हम उसमें रखते हैं, क्योंकि यदि हम जगदीश चंद्र माथुर के भोर का तारा की बात करें तो उसका प्रकाशन 1946 में हुआ था, परंतु उस नाटक को समकालीन बोध का नाटक हम मानते हैं। इसी तरह से जो भुवनेश्वर का जो पहला कारवां जो उनकी कृति जो प्रकाशित हुई थी, उसे भी समकालीन नाटकों के तहत माना जाता है। और आगे चल करके विपिन कुमार अग्रवाल ने अपनी एक बेहतर भूमिका के साथ, सुंदर भूमिका के साथ
इस नाटक को पुनर्प्रकाशित किया। तो यह जो समकालीन नाटकों की जो एक हमारे पास परंपरा दिखाई देती है, जिसमें हमारा जो पूरा साहित्य है, पौराणिक आख्यान है, उनको नए सिरे से आधुनिक साहित्य में आधुनिक बोध के साथ, नए जीवन की विसंगतियों के साथ, नए जीवन की परिस्थितियों के साथ, जिस यथार्थ बोध के साथ उसे समझाने की कोशिश की गई है, वह एक खूबसूरत शिल्पगत विशेषता तो है ही, पर इसके साथ साथ वो एक बौद्धिक चेतना भी है, जो कहीं न कहीं मिथक के माध्यम से एक संदेश देता है कि मनुष्य अपने सभी कर्तव्यों का उत्तरदायी स्वयं है। और धर्मवीर भारती के अंधा युग से यदि हम इस चर्चा को आरंभ करें, तो उनका अंधा युग, जिसमें महाभारत की पौराणिक कथा को लिया गया है और वहाँ मिथक के माध्यम से उस पौराणिक कथा को आधुनिक संदर्भों में जिस प्रकार से चित्रित किया गया है, उसके लिए धर्मवीर भारती को हम कह सकते हैं कि समकालीन नाटकों में उन्होंने मिथक को एक अलग पहचान दी। वहाँ पर वो एक तरफ तो हमारी जो पारंपरिक नाट्य शैली रही है, जिसमें संस्कृत नाटकों का मंगलाचरण है, उसका प्रयोग करते हैं, तो दूसरी तरफ उन्होंने जो यूनानी नाट्य शैली है उसका भी प्रभाव उन्होंने रखा है, और प्रहरियों का जो कोरस है उसमें वह यूनानी नाट्य शैली हमें दिखाई पड़ती है। तो मिथक का जो संदर्भ है, जिसमें यदि नीत्शे ने कहा था अस्तित्ववाद का प्रबल, जब मैंने पहले भी कहा था कि समकालीन लेखन में अस्तित्व की प्रधानता होगी, और इसी अस्तित्ववाद के कारण आगे जाकर के हमें अस्मिता मूलक साहित्य प्राप्त होता है। तो नीत्शे ने यह कहा था कि ईश्वर मर गया है, और धर्मवीर भारती ने अंधा युग में कृष्ण की मृत्यु का जो प्रसंग दिखाया है, या जो महाभारत के युद्ध के 18वें दिन की संध्या से लेकर के प्रभास तीर्थ में कृष्ण के मृत्यु तक के प्रसंग को उन्होंने जिस आधुनिकता बोध के साथ चित्रित किया है, क्योंकि मिथक की विशेषता ही यही है कि उस पौराणिक कथा को अब तक हमने जिस दृष्टि से देखा था, उस दृष्टि से नवीन दृष्टि से हमें उसे देखना है। यानी ईश्वर के मर जाने का संकेत जो नीत्शे ने दिया है अपने सिद्धांत में, यहाँ पर एक प्रतीक बन करके आया है कि मनुष्य के जीवन का जो भी, उसके जीवन का जो भी कुछ हो रहा है, उसे उसके लिए वो ईश्वर को दोष नहीं दे सकता। यानी अपने सभी कर्मों के लिए वो स्वयं उत्तरदायी है, उसे अपना उत्तरदायित्व स्वयं लेना होगा। यह जो मिथक के माध्यम से आधुनिकता बोध, आधुनिक चेतना, समकालीनता, नवीन बोध, नवीन परिस्थितियां, नवीन जीवन दृष्टि, इन सब का चित्रण अंधा युग में बहुत ही सुंदर धर्मवीर भारती ने किया है। और धर्मवीर भारती मूलतः कवि हैं, और मूलतः कवि होने के कारण जो उनका काव्य प्रभाव पूरे नाटक पे, क्योंकि ये एक गीत नाट्य है, और इस गीत नाट्य में मंगलाचरण के साथ साथ हमें ऐसे कई प्रसंग दिखाई देते हैं जहां पर उनका कवि व्यक्तित्व हमें बहुत ही सजीव रूप में प्राप्त होता है। और यहाँ जितने भी महाभारत के पात्र हैं, उनमें यदि हम धृतराष्ट्र की बात करें तो एक तरह से यह स्पष्ट हो रहा है कि पौराणिक कथाओं में उन पात्रों को जिस प्रकार से चित्रित किया गया है, उस प्रकार से चित्रित न करते हुए यहाँ पर उसे एक आधुनिक व्यक्ति के चिंतन से युक्त दिखाया गया। युयुत्स को महाभारत की कथा में उतना स्थान नहीं दिया गया जितना स्थान धर्मवीर भारती ने अंधा युग में युयुत्स को दिया है। युयुत्स के संवाद आधुनिक चेतना स्वरूप हम प्रस्तुत कर सकते हैं। तो धर्मवीर भारती का जो अंधा युग गीत नाट्य है, जिसमें हमें अस्तित्ववाद दिखाई दे रहा है, जिसमें हमें नाट्य की एक भारतीय शैली के साथ यूनानी शैली दिखाई देती है, जिसमें हमें एक गीत नाट्य की शैली में उनके कवि व्यक्तित्व का दर्शन मिलता है, पौराणिक कथा के माध्यम से आधुनिक चिंतन, समकालीनता, नवीन विसंगतियां इत्यादि परिस्थितियां हमें दिखाई देती हैं। और जो भाषा है, धर्मवीर भारती ने
अपने अंधा युग में जिस भाषा का प्रयोग किया है उसमें हमें तत्सम शब्द के साथ साथ बोलचाल की शैली भी दिखाई देती है, या उसमें आम जन का संवाद प्रहरियों द्वारा यह कहा जाना कि क्या हम उसे ओढ़ेंगे या बिछाएंगे, यह मोहभंग, जिस मोहभंग की बात हम कविता के संदर्भ में कर रहे थे कि जनता को आज़ादी के बाद क्या मिला, क्या उसकी आधारभूत आवश्यकताएं पूरी हो पाई, क्या उसने आज़ादी से पहले जो स्वप्न देखे थे वो स्वप्न पूरे हो पाए। तो प्रहरी द्वारा यह संवाद कि क्या हम इसे ओढ़ेंगे या बिछाएंगे, आम व्यक्ति, एक साधारण जनता का यह सवाल है। वह सत्ता से यह जानना चाहता है कि उसकी जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उसके लिए राज्य में या देश में सरकार द्वारा क्या प्रदान किया गया है। तो जितने भी हमें मिथक नाटक प्राप्त होते हैं समकालीन लेखन में, उन्हें यह बात विशेष रूप से ध्यान देने की है कि वहाँ पर उद्देश्य पौराणिक कथा को दोहराना नहीं है, अपितु वहाँ पर उद्देश्य है उस पौराणिक कथा के माध्यम से नवीन दृष्टि को पहचानना और उस में जो चित्रित देवता हैं या उसमें चित्रित जो भी दैवीय शक्तियां हैं उन्हें मानव और मानव की क्षमता के रूप में हमें स्वीकार करने की और समझने की आवश्यकता है। इसी क्रम में हमें मोहन राकेश के रूप में बहुत ही सशक्त नाटककार प्राप्त होते हैं और मोहन राकेश के 3 प्रमुख नाटक हैं और मुझे लगता है कि लगभग हर छात्र जानता होगा इन तीनों नाटकों के नाम, जिसमें से आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। ये तीनों ही नाटक समकालीन नाटकों की श्रृंखला में कह सकते हैं कि अनमोल धरोहर हैं। जो आषाढ़ का एक दिन है उसमें कालिदास का जीवन चित्रित है, कालिदास की प्रेम कथा और राजनीति और साहित्य का संघर्ष। एक तरफ है राजसत्ता और दूसरी तरफ है एक कवि की सृजनात्मक शक्ति, और किस प्रकार राजसत्ता का और कवि की सृजनात्मक शक्ति का एक द्वंद्व होता है और किस प्रकार से एक कवि का जीवन एक राजसत्ता को चुनौती दे सकता है और किस प्रकार से एक प्रेम कथा को उस कालिदास की जो प्रेम कथा है उसको आधुनिक संदर्भों में किस प्रकार से नए सिरे से देखने की आवश्यकता है इत्यादि, क्योंकि वहाँ जो नायिका है वो बहुत सशक्त दिखाई गई है। इसी तरह से जो लहरों का राजहंस है, लहरों का राजहंस में गौतम बुद्ध के सौतेले भाई नंद की कथा है और उस नंद की कथा में भी द्वंद्व है। नंद जो पात्र है वो पूरे नाटक में द्वंद्व से गुजरता है। एक तरफ उसकी पत्नी सुंदरी का आकर्षण है उसके मन में, तो दूसरी तरफ गौतम बुद्ध का प्रभाव है, और इन दोनों ही आकर्षण और दोनों ही प्रभाव के बीच का जो द्वंद्व है वो बहुत ही सशक्त रूप में चित्रित हुआ है। और समकालीन नाटक को उन दोनों नाटकों के माध्यम से, यानी आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस के माध्यम से मोहन राकेश ने बहुत ही मजबूत स्वर दिया है। और यदि इनके तीसरे नाटक की बात करते हैं आधे अधूरे की, तो नई कविता के संदर्भ में और समकालीन कविता के संदर्भ में जो हमने व्यक्ति स्वातंत्र्य की बात की थी और उसके अस्तित्व की प्रबलता की बात की थी, वह व्यक्ति स्वातंत्र्य इतना प्रबल हो जाता है जहां परिवार टूटने लगता है। यानी जब परिवार की हर एक इकाई अपनी अपनी स्वतंत्रता को लेकर बहुत अधिक अपने अधिकार और अपनी स्वतंत्रता को लेकर जब वह बहुत अधिक जागरूक हो जाता है, यानी उसका जो अतिशय यह बोध है, व्यक्ति स्वातंत्र का जो अतिशय बोध है, वह कहीं न कहीं परिवार की टूटन का कारण बनता है। और इसके साथ साथ
एक महानगरीय जीवन का जो संतरास है और उसमें इस वैयक्तिकता के बढ़ते प्रभाव के कारण जो दूरियां आती हैं, पारिवारिक संघर्ष आता है, रिश्तों में द्वंद्व आता है, रिश्तों में मनमुटाव की स्थिति आती है और बाहरी लोगों के साथ संपर्क का बढ़ना और फिर उन बाहरी संपर्कों के कारण घर के भीतर लड़ाई होना इत्यादि प्रसंग आधे अधूरे में अत्यंत सजीव रूप में चित्रित हुआ है। आधे अधूरे 1969 में प्रकाशित हुआ था और तब से लेकर आज तक इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। इसमें जो प्रश्न उठाए गए हैं, यहाँ परिवार के एक एक सदस्य की यदि हम बात करें, यदि हम बड़ी लड़की की बात करें या वहाँ जो छोटी लड़की चित्रित की गई है या वहाँ पर जो लड़का चित्रित किया गया है और 4 पुरुष हैं और मोहन राकेश ने इसमें कथ्य के साथ साथ शिल्प में भी कई प्रयोग किए हैं, नवीन प्रयोग किए हैं जो इससे पहले हिंदी नाटक में नहीं किए गए थे। और यह जो नवीन प्रयोग है जिसके लिए सत्यदेव दुबे ने भी कहा कि हिंदी नाटकों में यदि आधे अधूरे की हम बात करें तो यह सर्वश्रेष्ठ नाटक है, चाहे वह भारत में कहीं भी लिखा गया या मंचित किया गया। जिस प्रकार से आधे अधूरे में व्यक्ति स्वातंत्र को, उसके अस्तित्व को, पारिवारिक टूटन को, सामाजिक परिवेश को, सामाजिक संघर्ष को और घर और बाहर के बीच जूझती स्त्री को, उसके संघर्ष को और उपेक्षित होती घर की बच्ची और युवा होते हुए बच्चों में जो विद्रोह का भाव है, इत्यादि प्रसंगों को मोहन राकेश ने बहुत ही सजीवता के साथ, जीवंतता के साथ चित्रित किया है। इसमें यदि हम प्रयोग कथ्य के स्तर पर देखते हैं तो शिल्प के स्तर पर, मंच सज्जा के स्तर पर, वेशभूषा के स्तर पर सभी बिंदुओं पर मोहन राकेश ने प्रयोग किए हैं, क्योंकि ये जो 4 पात्र हैं वो एक ही व्यक्ति इन 4 पात्रों को निभाता है और इसीलिए उसमें पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3, पुरुष 4 के रूप में उसका जिक्र होता है। कमरे में जो 3 दरवाजे हैं वो एक पुरुष के अलावा जो और 3 पुरुष हैं उनका प्रतीक बनाकर प्रस्तुत किया गया है। तो जिस प्रकार हमने प्रसाद युगीन नाटक में देखा था कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों के लिए यह कहा जा रहा था कि वो रंगमंच की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है और उनका मंचन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ विद्वानों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि चंद्रगुप्त का मंचन करना हो तो 2 शेर का खर्च आता है। तो इत्यादि समस्याएं हमने देखा था कि हिंदी नाटकों के मंचन में हो रहा था। परंतु आधुनिक युग तक आते आते एक तो अच्छी बात यह हुई कि जो पारसी थिएटर थे उनका प्रभाव समाप्त हो गया। दूसरे जो पृथ्वी थिएटर था वो सक्रिय हो गया और अर्ध व्यावसायिक रूप में वह था। हालांकि उसने नाटककारों के नाटक नहीं लिए, उसके अपने ही नाटक होते थे, परंतु रंगमंच से नाटक को जोड़ने का एक आरंभ हम पृथ्वी थिएटर के माध्यम से देखते हैं। आगे चल करके जब संगीत नाटक अकादमी की स्थापना होती है, नाट्य विद्यालय की स्थापना होती है, तब हिंदी नाटकों को रंगमंच से फिर से एक बार जुड़ाव होता है और जिसमें मोहन राकेश का यह जो आधे अधूरे है, इसके कुछ मंचनों में मोहन राकेश ने यह स्वीकार किया है, इवन जो लहरों के राजहंस है उसके मंचन के लिए भी उन्होंने यह स्वीकार किया है कि जो निर्देशक थे उन्होंने उनके साथ विचार विमर्श करके ही उसका मंचन किया। और यहाँ तक कि लहरों के राजहंस में उन्होंने निर्देशक के कहने पर कुछ तब्दीलियां भी की थी। तो नाटक का फिर से रंगमंच की तरफ मुड़ना, रंगमंच को नाटक के हिसाब से सुसज्जित करना, नाटक में नए प्रयोग करना इत्यादि विशेषताएं हमें यहाँ मोहन राकेश के, हालांकि अंधा युग में भी शिल्प को लेकर हमें कई विशेषताएं दिखाई देती है, खास करके उसमें कौरव नगरी के बिखरने की जो बातें हैं, बिखरने का जो दृश्य है, बर्बादी का जो दृश्य है, युद्ध के पश्चात का जो दृश्य है, उसे भी रंगमंचीय क्षमता के अनुसार
बनाया गया है ताकि उसका रंगमंच पर उचित मंचन हो सके। यानी हिंदी नाटक जो रंगमंच से दूर हो रहा था, समकालीन नाटकों के दौर में एक बार फिर से वह रंगमंच से जुड़ पाता है। और धर्मवीर भारती के अंधा युग में जिस प्रकार से कौरव नगरी के गिरने की, उजरने की जो स्थिति दिखाई गई है, उसके संबंध में तो नाट्यालोचक इंद्रनाथ मदान ने यह भी कहा है कि धर्मवीर भारती ने कौरव नगरी के उजरने का, उसकी गिरती हुई स्थिति का जो चित्रण किया है वो वहां पहुंच पा रहे हैं जहां इलियट वेस्टलैंड में जिस प्रकार लंदन को चित्रित करते हैं, या जेम्स जॉर्नस जिस प्रकार से यूलिसिस में डबलिन का चित्रण करते हैं, ठीक उसी प्रकार का चित्रण धर्मवीर भारती अंधा युग में करते हुए दिखाई देते हैं। और वेस्टलैंड और यूलिसिस में यद्यपि कौरव नगरी नहीं है, तो ये परिवेश कौरव नगरी से अलग होते हुए भी इसमें समानता यह है कि इन सभी स्थानों पर जो व्यक्ति के संबंध हैं वो टूट रहे हैं, और इंसानियत जो है वह, इंसान की हस्ती खतरे में पड़ चुकी है और आस्था टूट चुकी है। तो यह जो टकराव है जिसके कारण से मनुष्य के अस्तित्व की समाप्ति हो रही है, उसके संबंधों की समाप्ति हो रही है, आस्था की समाप्ति हो रही है, तो यह जो उजरना है वो एक प्रतीक बनकर आया है। तो इस प्रकार हमने समकालीन नाटक में इन दो प्रमुख नाटककारों के माध्यम से हमने कुछ चीजें जानी, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से नाटक में कथ्य में बदलाव आया, किस प्रकार से शिल्प में नए प्रयोग हुए, और किस प्रकार से कुछ शिल्प में प्रयोग नए होने के साथ साथ, कथ्य में प्रयोग नए होने के साथ साथ, एक बार फिर से रंगमंच से जो दूरी थी वो रंगमंच की ओर फिर से नाटक मुड़ने लग गया। इसी कड़ी में हमारे पास जगदीश चंद्र माथुर का नाम आता है, और जगदीश चंद्र माथुर के भोर का तारा का भी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। तो जगदीश चंद्र माथुर का भोर का तारा, कोणार्क, शारदिया, पहला राजा इत्यादि प्रमुख नाटक है। इसके अतिरिक्त और भी उनके कई नाटक हैं, पर ये प्रमुख नाटक हैं, उनके प्रतिनिधि नाटक हैं ये सब। इन सभी नाटकों के माध्यम से यह कहा जाता रहा है कि इनके नाटकों में परंपरा को एक संदर्भ दिया गया है, परंपरा को बहुत महत्व दिया गया है, किंतु यहाँ वो परंपरा का पोषण करने के लिए परंपरा को महत्व नहीं दे रहे हैं, बल्कि परंपरा के साथ साथ वर्तमान परिस्थितियां, बदलते मानवीय संबंध, बदलते मानवीय मूल्य, मनुष्य के जीवन की नवीन समस्याएं, नवीन विसंगतियां इत्यादि जितने समकालीन प्रसंग हैं वो जगदीश चंद्र माथुर के इन तीनों ही नाटक में, क्योंकि जो कोणार्क है वह एक कलाकार के अंतर्द्वंद, उसका चिंतन, उसका संघर्ष इत्यादि, उसके जितने भी संघर्ष हैं या उसके जीवन के जितने भी आयाम हैं, उसको कोणार्क में उन्होंने बहुत ही सजीवता से चित्रित किया है। 1970 में प्रकाशित होता हुआ उनका पहला राजा, पहली नजर में देखने पर ऐसा लगता है जैसे एक ऐतिहासिक संदर्भ का यह नाटक है, परंतु उससे आजादी के बाद के जो उसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारे देश में जब आजादी आई और पहला प्रधानमंत्री हमारा अपना बना, यदि उन संदर्भों से हम उसे जोड़ना चाहें तो बहुत ही सजीव रूप में हमें यह दिखाई देता है कि यहाँ जो पहला राजा है वो एक प्रतीक बन करके आया है, क्योंकि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, वर्तमान प्रसंग हैं, वर्तमान समस्याएं और वर्तमान दृष्टि, इन सब को उन्होंने उन ऐतिहासिक प्रसंगों के माध्यम से चित्रित करने की कोशिश की है। और वहाँ पर जो हमें खुरपी दिखाई देता है या कुदाल दिखाई देता है या जो भी कृषि का प्रसंग दिखाई देता है, उसे तत्कालीन समकालीन किसान जीवन के संकट से सीधा सीधा जोड़ सकते हैं। तो यह जो प्रतीकात्मकता हमें समकालीन नाटकों में दिखाई देती है, और यह प्रतीकात्मकता शीर्षक से लेकर, कथ्य से लेकर, भाषा से लेकर, शिल्प से लेकर, क्योंकि यह बार बार कह रही हूँ कि नई कविता में और समकालीन लेखन में लगातार हम देख रहे हैं कि जो चेतना है, व्यक्ति की चेतना है, उसका अस्तित्व है,
वह सशक्त हो रहा है, और उसी सशक्तता के कारण हर उस व्यक्ति का यहाँ पर चित्रण है जिसे हम समाज का आखिरी व्यक्ति कह सकते हैं, जो श्रम के सहारे जीवित है। वह जो श्रम करने वाला व्यक्ति है, वह जो फावड़ा खुरपी चलाने वाला व्यक्ति है, उन तमाम व्यक्तियों को अत्यंत प्रतीकात्मक रूप से पहला राजा में चित्रित किया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो जगदीश चंद्र माथुर के नाटक हैं उसमें परंपरा बोध है, पर वह परंपरा बोध नवीन दृष्टि के साथ और नवीन परिस्थितियों को चित्रित करने में प्रतीकों का सहारा लेता है। जिस प्रकार से काव्य में हमने समकालीन काव्य में देखा कि वहाँ बिंब और प्रतीक और मिथक, काव्य में भी मिथकों का प्रयोग हुआ है, जिसमें हम लोगों ने आत्मजयी जैसी रचनाएं देखी हैं कुंवर नारायण की। तो ये सभी विशेषताएं, प्रतीक, बिंब, मिथक हमें समकालीन नाटकों में भी दिखाई पड़ता है। इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं तो उपेंद्र नाथ अश्क दिखाई देते हैं, जबकि उपेंद्र नाथ अश्क के जो नाटक हमें प्राप्त होते हैं वो वर्ष में थोड़ा पहले के हैं, यानी ये जो हमारा जो नए नाटक जिसको हम कहेंगे उसी दौर में, और जो प्रकाशन वर्ष है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है नाटक या एकांकी में आया हुआ कथ्य, उसमें चित्रित भावबोध, उसमें आई हुई दृष्टि। और इसी कारण से नए नाटक और समकालीन नाटक को एक साथ रखा जाता है और एक साथ इसकी चर्चा की जाती है। क्योंकि अश्क के नाटकों की बात करें तो उन्होंने पूर्णकालिक नाटक तो लिखे ही हैं, पर उसके साथ साथ समकालीन नाटक में हमें जो एकांकी की बढ़ती हुई हमें संख्या दिखाई देती है, उस दृष्टि से भी उपेंद्र नाथ अश्क ने वर्तमान परिस्थितियों को और टूटते पारिवारिक संबंधों को, क्योंकि जिस व्यक्ति स्वातंत्र का चित्रण हमने मोहन डाकेश के आधे अधूरे में देखा है, वह व्यक्ति स्वातंत्र हमें यहाँ उपेंद्र नाथ अश्क के यदि सुखी डाली की बात करें तो वहाँ भी हमें दिखाई देता है। और इसी प्रकार से छठा बेटा, अंजू दीदी इत्यादि जो इनके नाटक हैं, उन सभी में हम यह देखते हैं कि जो तात्कालिक परिस्थितियां हैं, जो तात्कालिक समस्याएं हैं, नवीन बोध है, नवीन दृष्टि है, नवीन चिंतन है, इसके साथ साथ नवीन शिल्प है, नवीन भाषा है, इत्यादि विशेषताएं उपेंद्र नाथ अश्क के नाटक एवं एकांकी में हमें दिखाई देता है, जहां हर व्यक्ति अपने स्वातंत्र को लेकर, यहाँ तक कि उन्होंने कुछ हास्य प्रसंगों के माध्यम से भी एकांकी को बहुत ही सुंदर बनाया है, परंतु ये जो हास्य प्रसंग हैं वो यथार्थ को चित्रित करने में और अधिक सहायक होते हैं। और इसका उदाहरण है पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, क्योंकि वहाँ हास्य विशुद्ध हास्य नहीं है, उस हास्य में एक गहरा अर्थ छुपा है, उस हास्य में हमें कुछ बताया जा रहा है, यानी किस प्रकार का संघर्ष हमें वर्तमान परिस्थितियों में मिलता है और किस तरह की समस्याएं आती हैं, या एक कार्यक्रम या एक नाटक का मंचन करना भी कितना बड़ा संघर्ष बन जाता है। इसे पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ के माध्यम से उपेंद्र नाथ अश्क ने बहुत ही अच्छी तरह से चित्रित किया। इसी क्रम में नाटककार डॉक्टर राम कुमार वर्मा का नाम आता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा मुख्य रूप से कवि हैं, नाटककार तो हैं ही, आलोचक हैं, और उनके जो काव्य संग्रह चित्ररेखा है उसके लिए उन्हें देव पुरस्कार मिला हुआ है। सप्त किरण के लिए उन्हें अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन पुरस्कार मिला हुआ है। उनके विजय पर्व नाटक के लिए उन्हें मध्य प्रदेश शासन का प्रथम पुरस्कार मिला हुआ है। इतना ही नहीं, रूसी सरकार के आग्रह पर उन्हें मॉस्को विश्वविद्यालय में 1 वर्ष अध्यापन का अवसर मिला था। यानी उनका जो कार्य है, चाहे वो अध्यापन के क्षेत्र में है या समीक्षा के क्षेत्र में है या काव्य के क्षेत्र में है, क्योंकि कई विद्वान यह कहते हैं कि वो रहस्यवाद के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। तो राम कुमार वर्मा की जो बहुमुखी प्रतिभा है उसका लाभ हमें नाटकों में भी मिलता है, और यह कहते हैं कि समकालीन एकांकियों में एक प्रकार से उनको कई विद्वानों ने तो एकांकी का जनक तक कह दिया है। तो सभी विद्वान इससे पूर्ण रूप से सहमत नहीं है, क्योंकि एकांकी लेखन प्रसाद के समय से ही दिखाई पड़ता है, और एक घूंट को प्रसाद का पहला एकांकी माना जाता है। और जिस समय राम कुमार वर्मा लिख रहे हैं उस समय भी और भी
नाटककार हैं जो एकांकी लिख रहे हैं। तो कुछ विद्वान इसलिए इनको एकांकी का जनक कहते हैं क्योंकि एकांकी में इनको महारत, वो मानते हैं कि इनको महारत हासिल है एकांकी लेखन में। तो मरबे का भोर इत्यादि अनेक एकांकी हैं जिसमें डॉक्टर रामकुमार वर्मा को बहुत ही सशक्त रूप में एकांकी लेखन के लिए पहचाना जाता है। और जितने सशक्त ये कवि हैं, जितने मजबूत ये कविता के क्षेत्र में हैं, या जितने मजबूत समीक्षा के क्षेत्र में हैं, जितने बड़े उदाहरण अध्यापन के क्षेत्र में हैं, उतने ही बड़े उदाहरण नाटक और एकांकी के क्षेत्र में डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं। इसी क्रम में अगला नाम ले सकते हैं लक्ष्मी नारायण लाल का। और लक्ष्मी नारायण लाल समकालीन नाटक में बहुत महत्वपूर्ण नाम है। और इनके नाटकों की यह विशेषता है कि इनके नाटकों का जो मंचन है या रंगमंच की दृष्टि से, और जिसमें मादा कैक्टस को बहुत प्रशंसा प्राप्त हुई है, रंगमंच के लिए उसको बहुत उपयुक्त भी माना गया है। तो मादा कैक्टस में किस प्रकार से एक कलाकार या एक जो कलाकार व्यक्ति है उसका संघर्ष, अभी हमने थोड़ी देर पहले कोणार्क नाटक की बात की थी और यहाँ मादा कैक्टस की बात की है, लेकिन यहाँ जो संघर्ष है वो दो तरफा है। और यहाँ स्त्री पात्रों की जो दृष्टि है वह भी आ रही है, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है इस नाटक में। तो इस नाटक में फिर एक स्त्री पात्र का अगला संस्करण भी है, और अगले संस्करण में जाकर के वो उसका नाम भी परिवर्तित हो जाता है, बाद में उसका मीनाक्षी से नाम दिया जाता है। तो ये लक्ष्मी नारायण के जो हमें नाटक दिखाई देते हैं जिसमें समकालीनता बोध बहुत गहराई से है। इसी तरह से मिस्टर अभिमन्यु, एक ईमानदार अधिकारी की जो मन स्थिति होती है वो किस प्रकार से व्यवस्था के साथ, प्रशासन के साथ, समाज के साथ और अपने घर में हर स्तर पर वो किस तरह से जूझता है। तो इनके और भी कई महत्वपूर्ण हमें इनकी रचनाएं मिलती हैं, जैसे कि कर्फ्यू है। तो लक्ष्मी नारायण लाल भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण नाम है। थोड़ा आगे चल करके देख रहे हैं तो शंकर शेष का नाम आता है, और शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य, यह भी उन मिथक साहित्य का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। क्योंकि यहाँ भी फिर से हम देख रहे हैं कि महाभारत से एक नाम आ गया है द्रोणाचार्य का। और जितने भी पौराणिक कथाओं को लेकर समकालीन नाटक लिखे गए हैं, और ये जितने भी मिथक हैं, ये जो मिथकीय रचनाएं हैं, जिन्हें हम उन मिथक के सहारे आधुनिक संदर्भों को जानने पहचानने की कोशिश करते हैं, तो एक और द्रोणाचार्य उस दिशा में एक बहुत बड़ा साहस भरा कदम है, जिसमें किस प्रकार से द्रोणाचार्य आज भी हमारे समाज में किसी न किसी रूप में उपस्थित हैं, इसका जिक्र है। और शंकर शेष के एक और द्रोणाचार्य के कारण उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा पहचान मिली। उनके जिस नाटक से उनको बहुत ज़्यादा पहचान मिली है वो है एक और द्रोणाचार्य। इसके अतिरिक्त उनका जो दूसरा नाटक है कोमल गांधार, कोमल गांधार में भी उन्होंने पौराणिक कथा को लिया है। वहाँ भी गांधारी की कथा आती है, और हमने महाभारत में जो गांधारी का प्रसंग देखा, या महाभारत में हमने गांधारी को जिस रूप में देखा, उससे अलग रूप में हमें देखने और सोचने की आवश्यकता है। गांधारी क्या सोचती है, गांधारी की क्या दृष्टि है, गांधारी का क्या चिंतन है। यानी जितने भी पूर्व कथा जिसे हम कहें या पौराणिक कथा हैं, उन पौराणिक कथाओं को आज समकालीन नाटककारों ने एक नवीन स्थिति में, एक नवीन परिस्थिति में, नवीन प्रसंग में, जहां मानव की चेतना सर्वोपरि है, जहां वो पौराणिक कथा प्रसंग मुख्य उद्देश्य उस कथा को दोहराना नहीं है, वहाँ मुख्य उद्देश्य है उस मानवीय चेतना को प्रस्तुत करना जो समकालीनता की पहचान है। जिस युग बोध को हम समकालीन युग बोध कहते हैं, उस युग बोध को चित्रण करना और व्यक्ति की क्षमता का चित्रण करना। इसी क्रम में अगला नाम सुरेंद्र वर्मा का ले सकते हैं। जब हम लोग कथा साहित्य पर बात कर रहे थे, तब भी हम लोगों ने सुरेंद्र वर्मा के मुझे चांद चाहिए
का जिक्र किया था, उपन्यास का। तो सुरेंद्र वर्मा जितने सशक्त उपन्यासकार हैं उतने ही सशक्त नाटककार भी हैं। और थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि मोहन राकेश के आधे अधूरे में जो 4 पुरुष पात्र हैं वो एक ही बताया गया है उसे, यानी एक ही व्यक्ति उन 4 चरित्रों का अभिनय करता है। उसे पुरुष 1, पुरुष 2, हालांकि उन सबके नाम है, जुनेजा इत्यादि नाम है, पर उन सभी व्यक्ति को एक बताने की कोशिश की है नाटककार ने, क्योंकि वो यह समझाना चाहते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में जो पुरुष है वो चाहे किसी भी नाम से आए और किसी भी स्थान से आए और किसी भी पद पर कार्यरत हो या घर में बैठा हुआ हो, कहीं न कहीं वह एक ही है। ठीक इसी प्रकार का प्रसंग हमें सुरेंद्र वर्मा के द्रौपदी में दिखाई देता है। वहां फिर हम देख रहे हैं मिथक का प्रयोग है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या कारण है कि समकालीन काव्य में और समकालीन नाटक में हमें बार बार पौराणिक कथाओं की ओर ले जाया जा रहा है। क्यों हमें उन्हीं कथाओं को नए सिरे से बताने की कोशिश की जा रही है। और ये उत्तर आधुनिकतावाद की पहचान है। मैंने पहले भी कहा था कि एक तो अस्तित्ववाद का प्राधान्य होना और दूसरे उत्तर आधुनिकतावाद की जो धमक हमारे साहित्य में पड़ चुकी थी, जो आहट आ चुकी थी, तो उत्तर आधुनिकतावाद नकारता है। कल तक जितने भी सिद्धांत थे उसको वो नकारता है। वो पुनर्पाठ की बात करता है, क्योंकि लेखक ने एक बार जो कह दिया वो ठीक है, उसे नए सिरे से, क्योंकि जो पाठक है वो उस लेखन को किस रूप में लेता है। फिर जो पौराणिक दृष्टि थी उसमें कारक ईश्वर था, लेकिन अस्तित्ववाद के प्राधान्य के कारण, और थोड़ी देर पहले हमने बात की कि नीत्शे कहते हैं कि ईश्वर मर चुका है। यहाँ पर ईश्वर का मर जाना प्रतीक रूप में हमें अंधा युग में दिखाई पड़ा, लेकिन जहाँ कहीं भी पौराणिक कथाएं आ रही हैं उन कथाओं में जितने भी प्रसंग आते हैं उन पौराणिक कथाओं को, वो ये प्रश्न करते हैं कि आज यदि वो परिस्थिति होगी तो मनुष्य का चिंतन कैसा होगा, उसकी प्रतिक्रिया कैसी होगी। और इसी क्रम में सुरेंद्र वर्मा का जो द्रौपदी है, अभी थोड़ी देर पहले तो हम शंकर शेष की बात कर रहे थे जिसमें हमने कोमल गांधार की बात की थी, लेकिन अभी सुरेंद्र वर्मा की द्रौपदी पर भी जब हम बात करते हैं तो वहाँ महाभारत में दिखाया गया कि द्रौपदी के 5 पति हैं, लेकिन सुरेंद्र वर्मा की द्रौपदी में यह समझाने की कोशिश की गई है कि आज भी हर स्त्री द्रौपदी है और उसे वर्तमान संदर्भों में एक व्यक्ति के 5 रूप हो सकते हैं, एक व्यक्ति के 5 से भी अधिक रूप हो सकते हैं। ये सुरेंद्र वर्मा ने द्रौपदी नाटक में उस पौराणिक कथा के माध्यम से, मिथक के सहारे से बताने की कोशिश की है। इसी क्रम में अगला नाम हमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का दिखाई पड़ता है। द्रौपदी के साथ साथ एक और जो महत्वपूर्ण नाटक है सुरेंद्र वर्मा का, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, ये जितने भी नाटक हैं इनमें एक और बात हमें दिखाई देती है कि कथ्य तो बहुत आधुनिक है, और उसमें कथ्य में जो सामने से उसका मंचन होगा तो उसमें हमें वो आहार और वेशभूषा वाली सारी खूबियां दिखाई देती हैं जिसे भरत ने नाट्य शास्त्र में नाटक के लिए उपयोगी माना है। क्योंकि यदि हम सूर्य से अंतिम किरण की ही बात करें, और ये भी जो हमारे भारतीय नाटक के गुण हैं, जो संस्कृत नाटक के गुण हैं, वो हमें समकालीन नाटक में भी प्राप्त होते हैं। यानी सूर्य से अंतिम किरण की बात करें या द्रौपदी की बात करें तो यहाँ हमें नाटक का जो एक मंच की दृष्टि से गुण होता है, उसमें आहार्य होना चाहिए, उसमें वेशभूषा होना चाहिए, तो ये सारी विशेषताएं हमें सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक में दिखाई देता है या द्रौपदी में दिखाई देता है। और सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक एक ऐसा नाटक है जिसमें एक स्त्री की आकांक्षा, उसकी इच्छा को महत्व दिया है सुरेंद्र वर्मा ने। बिल्कुल पौराणिक कथा को या ऐतिहासिक कथा को, थोड़ी देर पहले जगदीश चंद्र माथुर के पहला राजा का मैंने नाम लिया था, तो इतने ऐतिहासिक और पौराणिक प्रसंगों को
इस समकालीन युग बोध के साथ संलग्न करके चित्रण करना इन नाटकों को एक अलग पहचान देता है। इसी क्रम में आगे आते हैं और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना समकालीन लेखन में ये दो नाम अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तीन नाम, शंकर शेष, सुरेंद्र वर्मा और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना भी समकालीन कवि हैं। जब हमने कविता की बात की तो इनका नाम लिया था। इनकी लंबी कविता कुआनो नदी अत्यंत प्रसिद्ध कविता है। जब बकरी और लड़ाई और अब गरीबी हटाओ, ये तीन नाटक आते हैं तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कवि के साथ साथ एक मजबूत नाटककार बनकर भी हमारे सामने उपस्थित होते हैं। 1974 में आता है बकरी, 79 में आता है, 1979 में लड़ाई और 1981 में आता है अब गरीबी हटाओ। और नई कविता के संदर्भ में हमने जिन परिस्थितियों की बात की थी, जिस मोह भंग की बात की थी, जिस युग संतरास की बात की थी, वो समस्त बोध और जनता की पीड़ा हमें इन नाटकों में दिखाई देता है। यहाँ तक कि हमारी जनता जिनसे बहुत बड़ी उम्मीदें लगा करके बैठी हुई है, वो कितने छद्मवेशी हैं, इसका बहुत ही जीवंत चित्रण बकरी में हुआ है। और जैसा कि शीर्षक से ही पता चलता है कि लड़ाई या अब गरीबी हटाओ, तो ये तीनों नाटक समकालीन नाटक में अत्यंत महत्वपूर्ण नाटक हैं। और समकालीन नाटकों में इन तीन नाटकों के कारण सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को बहुत महत्व दिया जाता है। और बकरी नाटक की जो गीत तत्व, यानी उस नाटक में जो गीत की विशेषता है, उसमें एक तो गायन की क्षमता है, उन गानों को गा सकते हैं, पर उन गानों में जो व्यंग्य है, उन गानों के माध्यम से जनता की पीड़ा का जो वर्णन है, वो नाटक को और भी अधिक प्रभावी बना देती है। इसी क्रम में हमें मृणाल पांडे का नाम याद आता है, और जिन्होंने राम रचि राखा करके अपनी रचना दी। इसी क्रम में मुद्रा राक्षस का नाम आता है, जिन्होंने आला अवसर दिया। और इसी क्रम में शरद जोशी का नाम आता है, जिन्होंने लिखा एक था गधा उर्फ अलादाद खां या अंधों का हाथी। तो इस प्रकार से समकालीन नाटक और समकालीन एकांकी में ये प्रमुख नाम हैं और ये प्रमुख रचनाएं हैं जिस पर हमने आज बात की। और हो सकता है कि बहुत नाटककार या उनकी और अंधा कुआं, ये अंधा युग। तो आज हमने समकालीन नाटक, अगली क्लास में बात करेंगे समकालीन लेखन के क्रम में आत्मकथा विधा पर। और आज के विषय से संबंधित आप लोगों की यदि कोई जिज्ञासा हो तो आप लोग पूछिएगा, बात करेंगे उस पर। और आज मैं नहीं अभी देख पाई हूँ कि अभी देखते हैं कि कौन कौन से छात्र जुड़े हैं, और आपकी जो भी जिज्ञासाएं होंगी उस पर हम आगे बात करेंगे। देख रहे हैं हमारे साथ विमल जी मिश्रा सर, प्रणाम करती हूँ सर। भावना प्रकाशन है, नीरज मित्तल सर प्रणाम करती हूँ। पिंकी मल्होत्रा है, खुश रहिए बच्चे। अर्चना झा हैं, मेरी कॉलेज की मित्र हैं, स्वागत है अर्चना। विमल जी मिश्रा सर लिख रहे हैं कि वाह वाह अतियोत्तम, धन्यवाद सर। चंद्र भानु प्रसाद सिंह सर हैं, कह रहे हैं सुबोध और ज्ञानवर्धक, प्रणाम करती हूँ सर। इसी तरह से आपका प्रोत्साहन, सहयोग और आशीर्वाद बना रहे सर। मैं एक कोशिश कर रही हूँ और आशीर्वाद दीजिए कि मेरी ये कोशिश सफल रहे। अरुणा चौधरी मैडम हैं, प्रणाम करती हूँ मैम। और आपने लिखा बहुत नीक, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आभार और प्रणाम, स्वागत आपका। अपना आशीर्वाद इसी तरह से मुझ पर बनाए रखिए मैम। आगे हैं संजीव झा। संजीव झा सर, आप फिजिक्स के टीचर हैं, तो मैं नहीं जानती कि हिंदी आपकी समझ में आ पाया या नहीं आ पाया, लेकिन आप मेरे क्लासरूम से जुड़े, मेरा लेक्चर सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, स्वागत। और अपना सहयोग इसी तरह से बनाए रखें। शोभाकांत मिश्रा सर हैं, प्रणाम करती हूँ सर, अपना आशीर्वाद इसी तरह से बनाए रखें। सिया राम कुमार पूछ रहे हैं कि मैम नाटक और एकांकी में मुख्य अंतर क्या है। बेटा मुख्य अंतर यही है
कि नाटक में एक से ज़्यादा अंक होते हैं। जैसे आप चंद्रगुप्त की बात करें या जिस भी पूर्णकालिक नाटक की बात करें तो उसमें आप देखेंगे प्रथम अंक, द्वितीय अंक, तृतीय अंक, लेकिन एकांकी में एक ही अंक होता है। यही अंतर है नाटक और एकांकी में। बाकी प्रभाव की दृष्टि से एकांकी कई बार नाटक से भी मजबूत हो जाता है। ये राधा नागर बंसवाल, मुझे याद आता है कि मेरी छात्रा रह चुकी हैं। स्वागत है आपका राधा। सिया राम कुमार लिख रहे हैं कि समाज में उभरती नई समस्या नज़र आती है अंजू दीदी में, जिसके केंद्र में आज का परिवार है, ऐसा माना जा सकता है। बिल्कुल ऐसा माना जा सकता है और ये बिल्कुल सही है। और इस दृष्टि से उपेंद्र नाथ अश्क बहुत ही सजीव रचनाएं करते हैं। और इसी संदर्भ में मैंने अंजू दीदी का नाम लिया था, सुखी डाली का नाम लिया था। तो ये बिल्कुल सही है, सही बात है कि उन्होंने बिल्कुल एक पारिवारिक संदर्भों को बहुत ही सजीवता के साथ और नवीन परिस्थितियों को चित्रित किया है जो हमारे हृदय को छू लेता है। अरुणाभ सौरभ हैं, हमारे साथी हैं, कवि हैं और NCERT में अभी प्रोफेसर हैं। तो सर मैं प्रणाम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और आपने सुनी मेरी बात, मुझे अच्छा लगा और आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे, अपना सुझाव देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अपना सहयोग इसी तरह से बनाए रखें। अमरनाथ मिश्रा भाई जी हैं, प्रणाम करती हूँ भाई जी। मान्यता सिंह हैं मेरी छोटी बहन, स्वागत है मान्यता, खुश रहिए। आरती अजय चौरसिया, खुश रहिए बाबू, स्वागत है। मदन प्रसाद हैं, प्रणाम करती हूँ सर, अपना आशीर्वाद और सहयोग इसी तरह से बनाए रखें। रेखा कुमार हैं, मेरे ख्याल से MA की छात्रा हैं। और रेखा आप क्लासरूम से जुड़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। अपना सहयोग इसी तरह से बनाए रखें। रामू कुमार भैया हैं, प्रणाम करती हूँ भैया, बहुत बहुत स्वागत है। अपना आशीर्वाद और सहयोग इसी तरह से बनाए रखें। सिया राम कुमार लिखते हैं, प्रणाम मैम, खुश रहिए बेटा। कैलाश कुमार मिश्रा सर हैं, प्रणाम करती हूँ सर, बहुत बहुत स्वागत, आभार। और अपना सहयोग, आशीर्वाद, प्रोत्साहन इसी तरह से बनाए रखें सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मिंटू झा मिश्रा हैं, स्वागत है बहन। जनार्दन मिश्रा सर लिख रहे हैं, अनमोल आशीर्वाद दीजिए सर, आप लोगों का आशीर्वाद मुझे बहुत ताकत देता है। रॉय शशि हैं, भतीजा है मेरे और इस समय ऑस्ट्रेलिया में है, यदि मैं सही याद कर पा रही हूँ तो ऑस्ट्रेलिया में है। तो शशि आप बिल्कुल ही अलग फील्ड के हैं, कॉरपोरेट वर्ल्ड में हैं। तो हिंदी की क्लास आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, बहुत सारा आशीर्वाद और इसी तरह अपना सहयोग बनाए रखिए। स्वागत है मेरे क्लासरूम में। प्रांजलि कुमार हैं, मेरी पुरानी छात्रा हैं और लखनऊ से हैं और जहाँ तक मुझे याद है किसी जॉब में आ चुकी हैं। तो प्रांजलि बहुत सारी शुभकामनाएं और इसी तरह से सहयोग बनाए रखिए और बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद आपको। अजय ब्रह्मत्म सर हैं, प्रणाम करती हूँ सर। आप जब मेरी क्लास में आते हैं तो ये मेरा बहुत सौभाग्य होता है, क्योंकि जानना एक बात होती है और हम जो जानते हैं उसे हम अपने बड़ों के पास बोलने की हिम्मत कर पाएं, ये दूसरी बात होती है। और इस तरह से मुझे लगता है कि फेसबुक पर क्लास लेकर के मैंने एक चुनौती भी स्वीकार की है, क्योंकि सिर्फ अपने छात्रों के सामने बोलना एक बात होती है और अपने गुरुजनों के सामने बोलना दूसरी बात होती है। तो यहाँ पर सर आप लोग जुड़ते हैं और आप लोग मुझे सुनते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। अपने सुझाव जरूर देंगे सर और अपना आशीर्वाद और सहयोग इसी तरह से बनाए रखेंगे। प्रणाम करती हूँ सर। सुभाष झा सर हैं, प्रणाम करती हूँ सर। भोली बाबा भैया हैं, प्रणाम करती हूँ भैया और अपना सहयोग और आशीर्वाद इसी तरह से बनाए रखें। और आपका प्रोत्साहन मुझे सदैव मिला है, मैं बहुत आभारी हूँ। इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखें। ज्योति प्रधान दीदी हैं, प्रणाम करती हूँ दीदी और आप मेरी सीनियर रह चुकी हैं। आप मेरे क्लासरूम से जुड़ी, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, आभार। अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे, मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत प्रणाम आपको। विशाखा गुप्ता हैं, मेरी कॉलेज की मित्र हैं, क्लास में रूममेट रह चुकी हैं। तो स्वागत है विशाखा और अपनी प्रतिक्रिया दोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। भारती रॉय हैं, स्वागत है भारती, आप मेरे क्लासरूम से जुड़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा।
और आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे तो मुझे खुशी होगी। इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखें। सावित्री लिख रही हैं, प्रणाम मैम, खुश रहिए बेटा। सरिता लिख रही है, नमस्ते मैम, खुश रहिए बेटा। अंजना कुमारी हैं, लिख रही है, नमस्ते मैम, खुश रहिए बेटा। कंचन झा हैं, नमस्ते कंचन जी। देखिए आज इतने ही लोग जुड़, अगली क्लास में फिर मिलेंगे हम लोग, आत्मकथा पर बातें होंगी। और इस क्लासरूम में जो भी चर्चा होती है कृपया उसे आखिरी चर्चा न समझा जाए, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम पीरियड में किसी विषय पर चर्चा करना एक बात होती है और हर विषय इतना व्यापक है कि इन सब पर और बहुत ज़्यादा पढ़ने, जानने और ढूंढने की आवश्यकता होती है। तो मैं एक कोशिश करती हूँ कि आपके भीतर एक जागरूकता पैदा कर दूँ ताकि आप उस विषय को और ढूंढें और पढ़ें और मेरे साथ भी चर्चा करें। तो बहुत बहुत स्वागत, आभार, प्रणाम सबको।